Hello everyone, I am Sandeep कुमार। वेलकम टू माय चैनल सोशल विद संदीप। गाइस, आज हम अपनी 6th सीरीज़ को प्रीवियस ईयर की जो SST पेपर 2 सीटेट एग्ज़ाम के लिए है वो शुरू करेंगे। 6th सीरीज़ SST पेपर 2 सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आंसर ऑल्सो। क्वेश्चंस ब्लू पेन से हैं, आंसर्स ब्लैक पेन से हैं। तो शुरू करते हैं। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, बस कह रहा हूँ कि आप अपना नुकसान नहीं चाहते हो तो आप वीडियोस को देखिए, पूरा देखिए बिना स्किप करे। स्किप करोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाओगे, स्किप करोगे कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटीज़ जो मैं ट्रिक बता रहा होता हूँ कहीं ना कहीं वो मिस करोगे। पेपर में जाओगे गड़बड़ कर दोगे, क्योंकि आपने मिस किया, स्किप किया तो वहाँ पे भी स्किप हो जाएगा। तो बेटर है स्किप ना करें, पूरा देखें, समझें, ट्रिक जो बताने की कोशिश की उस ट्रिक के अकॉर्डिंग उसको कनेक्ट करें। डेफिनेटली आप समझेंगे तो, अगर आप अच्छे टीचर या अच्छे से पेपर को पास करने वाले टीचर बनने वाले हैं तो आप डेफिनेटली अच्छे से पूरी वीडियोस वॉच करें। इससे पहले भी 5th सीरीज़ तक ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको भी जाइए वॉच करिए, सुन करके समझिए, बोल करके जो बता रहा हूँ उसको भी सुनना ही है, समझना है। लिख लीजिए, आप अपने तरीके से पढ़िए उसको फिर, ठीक है। तो बाकी ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ये मेरे ऊपर नहीं, ये आपके ऊपर है कि आप करना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है। आपको अच्छा लगता है तो आप करिएगा, नहीं अच्छा लगता है तो आप मत करिए, लेकिन वीडियोस देखिए। मतलब लाइक करना, सब्सक्राइब करना ये चीज़ अच्छी नहीं लगती आपको तो कोई बात नहीं, आपको वीडियोस देखना तो अच्छा लगता होगा ना। वीडियोस देखिए और समझिए अपने पेपर के लिए, अपने लिए, है ना। ये कर सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो। इतना ही बस करें कि आप वीडियोस वॉच करें टिल जो भी टाइम, जितना ड्यूरेशन उस तक, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहली क्लास नहीं है, ये 6th क्लास है, ठीक है। ये 6th क्लास यानी कि 6th सीरीज़ का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस भू राजस्व व्यवस्था को 1820 में स्थापित किया गया था। तो 1820 गाइज यहाँ पे सन पूछा है। 1820 में कौन सी भू राजस्व की व्यवस्था शुरू की गई थी। 1820 में कौन सी भू राजस्व की व्यवस्था शुरू की गई थी। तो आंसर है रैयतवाड़ी व्यवस्था। किसने स्थापित करी। थॉमस मुनरो ने। सारे ब्लू पेन से आंसर्स नहीं है, सॉरी, सारे ब्लू पेन से क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ब्लैक पेन से सारे आंसर्स लिखे होंगे, ठीक है। अगेन रीड कर देता हूँ। किस भू राजस्व व्यवस्था को 1820 में थॉमस मुनरो ने स्थापित करी थी। तो थॉमस मुनरो ने कौन सी व्यवस्था स्थापित करी। थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को स्थापित किया। थॉमस मुनरो ने कौन सी व्यवस्था स्थापित करी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को स्थापित करी। किसने स्थापित करी थी रैयतवाड़ी। थॉमस मुनरो ने। थॉमस मुनरो ने कब की। 1820 में। कब की। 1820 में। 1820 में भू राजस्व व्यवस्था किसने स्थापित करी। थॉमस मुनरो ने। कौन सी व्यवस्था थी, नाम क्या था उस व्यवस्था का जो थॉमस मुनरो ने स्थापित करी। रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब रैयतवाड़ी क्या है इसका देखो, नीचे एरो बना रखा है मैंने यहाँ पे। रैयतवाड़ी का मतलब होता है किसान। रैयतवाड़ी मतलब किसान, किसानी व्यवस्था। हमने ज़मींदारी व्यवस्था सुनी हुई है ना। कहीं कहीं ज़मींदार या नुम्बेदार करके लिखा होता है कि इस तरह की व्यवस्था हमने सुनी थी। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ से आ गई, ये किसानी व्यवस्था का क्या मतलब हुआ। तो अब देख लेते हैं कि क्या है और कहाँ पर आई ये व्यवस्था। थॉमस मुनरो ने कहाँ पे शुरू की ये व्यवस्था। आपको ये सब क्लास 8 की NCERT हिस्ट्री में बखूबी सारे व्यवस्थाएं लिखी हुई हैं। किसने शुरू करी, क्या क्या नाम थे, वो सब कुछ लिखा हुआ है। 1 से 2 पेज जो चैप्टर के अंदर ये वाले हैं, 1 से 2 पेज में आपको पूरा दिख जाएगा कौन सी व्यवस्था किसने शुरू करी, कहाँ करी, वो सब कुछ, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत में आई। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ आई। रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत में कौन सी व्यवस्था आई। रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत यानी कि मद्रास मूवी देखी ना, चेन्नई एक्सप्रेस मद्रास, है ना। थंगावली मूवी तो देखिए ना, मद्रास साउथ में ही, कहीं इसको आप नॉर्थ में बता रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा
ज़्यादा का पता नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए ना, कि एटलीस्ट सुन कर के कुछ आइडिया मिल जाता है ना कि आपका ये साउथ में पड़ेगा या ईस्ट में, नॉर्थ में, मतलब कौन से उसमें पड़ेगा ये देश या राज्य, ऐसा कुछ करके। सब याद नहीं हो सकता, लेकिन कुछ कुछ तो ध्यान रखना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था आई। रैयतवाड़ी का मतलब क्या होता है, जल्दी से बता देना। रैयतवाड़ी का मतलब होता है किसान। रैयतवाड़ी मतलब किसानी व्यवस्था। दक्षिण भारत में क्यों आई? दक्षिण भारत में थॉमस मुनरो ने दक्षिण भारत में क्यों ये व्यवस्था शुरू करी? क्योंकि थॉमस मुनरो जब वहाँ पे गए तो उनको लगा कि ज़मींदारी व्यवस्था होगी, लेकिन वो कहते हैं कि दक्षिण भारत में शुरू करने का कारण था कि ज़मींदारी व्यवस्था नहीं थी। ये लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, अगर नहीं दिख रहा है थोड़ा सा तो आप लिख लिए कि थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत में इसलिए शुरू की क्योंकि दक्षिण भारत में ज़मींदारी व्यवस्था ना होने के कारण यह व्यवस्था आई। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत में क्यों आई? क्योंकि दक्षिण भारत में ज़मींदारी व्यवस्था नहीं थी, नुम्बेदारी व्यवस्था जो हम कहते हैं कभी कभी, उस तरह की व्यवस्था नहीं थी। तो उन्होंने, थॉमस मुनरो ने सोचा कि हम किसान हैं इतने सारे, तो किसान के नाम पे एक व्यवस्था कर देते हैं, यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसमें ये लोग कलेक्ट करेंगे रेवेन्यूज़ वगैरह, टैक्स वगैरह, है ना। ये लोग खेती करेंगे, ये लोग उस पैसे देंगे, सब कुछ उनके हाथों, मतलब एक तरह से कह सकते हो सौंपा गया। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ आई? साउथ। कहाँ आई? दक्षिण भारत। कहाँ आई? दक्षिण भारत। कौन सी जगह? मद्रास। कौन सी जगह? कौन सी जगह? मद्रास, ठीक है। मद्रास में क्यों आई ये व्यवस्था? मद्रास में ये व्यवस्था आने का कारण था कि मद्रास में उस समय मतलब 1820 के समय, जब थॉमस मुनरो थे जिन्होंने ये व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की, स्थापित करी, उस समय दक्षिण भारत में यानी कि मद्रास में कोई ज़मींदारी व्यवस्था, ज़मींदार वाले ऐसे सिस्टम नहीं थे उस समय 1820 में। तो इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था उसकी जगह शुरू कर रखी थी, ठीक है। तो ये रीज़न पता चल गया आपको कि क्यों किया था, क्योंकि वहाँ पे वो वाली व्यवस्था नहीं थी, इसलिए व्यवस्था आई, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसमें इम्पॉर्टेंट है इसी के रिगार्डिंग। अलेक्जेंडर रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले स्थापित किया। तो सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था अगर पूछा जाए तो किसने स्थापित करी? अलेक्जेंडर रीड ने। लेकिन भू राजस्व व्यवस्था, देखो रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी कि किसानों की व्यवस्था, किसानों द्वारा काम लिया जाना, किसानों से काम लिया तो जा रहा था, लेकिन किसानों के द्वारा भी काम अन्य किसानों से लिया जा रहा है, ऐसी वाली व्यवस्था थी वहाँ पे। कहाँ पर थी? दक्षिण भारत यानी कि मद्रास में। ज़मींदारी नहीं थी, ज़मींदारी व्यवस्था वहाँ नहीं थी, इसीलिए तो रैयतवाड़ी आ गई दक्षिण भारत में। लेकिन उसमें भू राजस्व कलेक्ट करने की व्यवस्था जो थी वो किसने शुरू करी 1820 में? थॉमस मुनरो ने, ठीक है। और कहाँ पर? ये दक्षिण भारत की ही बात हो रही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो भी उन्होंने शुरू करी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अगर बोला जा रहा है तो यहाँ पे नाम है अलेक्जेंडर रीड। सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा है, वैसे ही बताया जा रहा है, ठीक है। अब लिखा है किस वर्ष मुग़ल साम्राज्य को ईस्ट इंडिया का दीवान बंगाल घोषित किया? सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया को बंगाल का, जहाँ पे अब देखेंगे कितने सारी चीज़ें फ्लोरिश, मतलब एक विकसित हो रही हैं, कितना पॉपुलर हो रहा है आज, है ना वो चीज़ें। तो किस वर्ष मुग़ल साम्राज्य को ईस्ट इंडिया का दीवान बंगाल घोषित किया? ठीक है। ईस्ट इंडिया जो कंपनी आपने सुना होगा ज़्यादातर, तो उनको मुग़ल साम्राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी का दीवान कब, ईस्ट इंडिया कंपनी का दीवान बंगाल घोषित किया गया? मुग़ल साम्राज्य को बोला है कि किस वर्ष मुग़ल साम्राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत पे राज करी थी, अब वहाँ पे मुग़लों ने उस चीज़ों पे राज करने की शुरुआत करी, ऐसा कुछ समझ सकते हैं हम यहाँ पे, है ना, कि मुग़लों को ईस्ट इंडिया का दीवान बंगाल घोषित किया गया। यानी कि वो कहीं ना कहीं क्या है, कर वगैरह ले सकते हैं। अब उनको ये काम सौंपा गया कि अब तुम संभालो इस तरह से चीज़ों को, या इस तरह के जो दीवाने जो बोलते हैं ना, मतलब जो सारा वो टैक्स वगैरह कलेक्ट हो जाता है, जो उनका पूरा चलाने का जो सिस्टम है,
जगह पे वो सारा कुछ। तो आंसर क्या है, 1765 में घोषित की गई। तो आंसर क्या है कि किस वर्ष मुग़ल साम्राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी का दीवान बंगाल घोषित किया गया। तो मुग़ल साम्राज्य को दीवान बंगाल कब घोषित किया गया, 1765 में। कब घोषित किया गया, 1765 में घोषित किया गया, जो 1764 बक्सर युद्ध के बाद किया गया। देखो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और उसके 1 साल बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने कह लो डर के मारा कह लो या जैसे भी कह लो कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के 1 साल में ही जा कर के ईस्ट इंडिया कंपनी ने डर के मारा मुग़ल साम्राज्य को दीवान बंगाल दे दिया। तो ऐसे समझ कर के याद कर लेना कि 1764 में तो बक्सर का युद्ध हुआ। वो बक्सर का युद्ध इतना डरावना या इतना ख़तरनाक सा लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ने डर के मारा मुग़ल साम्राज्य को। उसी के अगले साल में ही यानी कि 1765 में ही दे दिया, क्या दिया, दीवान बंगाल घोषित कर दिया कि भैया तुम संभाल लो। क्योंकि अब वो 1764 में लड़ाई हुई बक्सर की, 65 में आते आते उन्होंने डर के मारा सारा मुग़लों को दे दिया। ऐसे ध्यान रखना है 64 और 65, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व बढ़ाने के लिए बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने करी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वहाँ पे कौन सी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। किसने शुरू करी थी, थॉमस मुनरो ने। और सबसे पहले किसने शुरू करी, अलेक्जेंडर रीड ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था आपकी कहाँ आई थी, दक्षिण भारत यानी कि मद्रास में आई थी। क्यों आई थी, क्योंकि यहाँ पे ज़मींदारी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए आ गई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, राजस्व बढ़ाने के लिए, राजस्व मतलब जो आपका पैसे टैक्स लग रहा है ना कि आपने इतना खेती किया या इतना ज़मीन लिया हुआ है तो इसके हिसाब से इतना आपको देना पड़ेगा। अनाज, वो पैसे नहीं लेते थे, अनाज ले लेते थे, क्योंकि उनका मानना है कि उससे हमारा भी पेट भरेगा, हमारे घर में भी अनाज रहेगा तो हम खुद से पीस लेंगे ना। ऐसा है, पैसे लेंगे तो पैसे से फिर उनको ख़रीदने तो जाना ही वापस पड़ेगा ना, चाहे वो किसी से भी खरीदे पर ख़रीदना तो पड़ेगा बदले में पैसे देने के बाद। तो राजस्व बढ़ाने के लिए बंगाल में, अब ये बंगाल की बात है, अभी तो हम मद्रास की बात करते हैं, अभी दक्षिण भारत में, अब बंगाल आपका पूर्वी भारत के आसपास देखोगे आप, है ना। पूर्वी भारत में ऐसे वाला हिस्सा बन रहा है ना यूँ करके, जो ऐसे नीचे आता है और ये, ठीक है। तो बंगाल, पश्चिम बंगाल वगैरह सब आपने देखा ना। तो बंगाल में राजस्व बढ़ाने के लिए कौन सी व्यवस्था है, स्थायी बंदोबस्त की, मतलब स्थायी करनी है, ये नहीं कि बार बार चेंज करना है, क्योंकि बार बार चेंज करने से विद्रोह, लड़ाई झगड़े किसान करने शुरू कर देते थे। कि उनका कहना था कि आपकी व्यवस्था एक दिन भी टिकती नहीं है, आप कभी इतना बढ़ाते हो कभी उतना ज़्यादा कर देते हो, तो वो चीज़ें नहीं थी। तो इससे ध्यान रखना है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन में भी एक आंसर मिलता है आपको कि राजस्व को बढ़ाने के लिए बंगाल में कौन सी व्यवस्था आई, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था आई। स्थायी बंदोबस्त में क्या था कि जो टैक्स था यानी कि राजस्व था उसको स्थायी करने की बात की गई, कि बार बार वो कहते ना, वो कभी घटता है कभी बढ़ता है ऐसे वाला, तो वो नहीं था, उनको बोलना था स्थायी करना है। तो ये बंगाल में आई, ठीक है, ये अब कहाँ आई, बंगाल में आई, राजस्व को स्थायी करने की व्यवस्था, राजस्व को बढ़ाने के लिए। तो इसकी शुरुआत किसने करी, इसका आंसर है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू करी। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस व्यवस्था को शुरू करी, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस व्यवस्था को शुरू करी 1793 में। कब शुरू करी, 1793 में। किसने शुरू करी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस व्यवस्था को शुरू करी। कौन सी व्यवस्था थी ये, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने शुरू करी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने कौन सी व्यवस्था शुरू करी, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त कब शुरू हुई है, 1793 में, ठीक है। 1793 में ये व्यवस्था शुरू की गई। कहाँ पे की गई, बंगाल में, ठीक है। बंगाल में जो ऐसे देखो उत्तर भारत का ऐसे मैप बनता है, यूँ फिर ऐसे आता है, फिर यूँ ऐसे करके जाता है। तो इधर में जो व्यवस्था आई वो कौन सी थी, स्थायी बंदोबस्त। किसने शुरू करी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब करी, 1793 में, ठीक है, बंगाल के अंदर। इसका एक और पॉइंट क्या है
जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शुरू की गई। अब देखो यहाँ पे छोटा सा एक शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कि स्थायी रूप से जो बंदोबस्त व्यवस्था थी वो BBO में, बब्बो में शुरू की गई। बब्बो मीन्स कि ऐसे कनेक्ट, मतलब जस्ट एक रिमेंबर के लिए कि बी से बिहार, बी से बंगाल और ओ से ओडिशा। ठीक है, बंगाल, बिहार, ओडिशा, इन तीनों में ये व्यवस्था आई। बिहार और बंगाल आपका तो इधर इधर पड़ जाएगा भारत में, है ना, उत्तरी पूर्वी भारत में, और पूर्वी और दक्षिण भारत के बीच में ऐसे ये दोनों पड़ रहे हैं। लेकिन बिहार और बंगाल आसपास के उसमें पड़ रहा है ना। अगर बंगाल यहाँ है तो बिहार ऐसे यहाँ पे, तो एक उत्तरी भारत की तरफ है तो एक पूर्वी भारत की तरफ आ रहा है ना। तो ये व्यवस्था बंगाल में ही नहीं शुरू की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिर्फ बंगाल में ये व्यवस्था नहीं लाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बिहार में भी, ब से बंगाल, ब से बिहार और ओ से ओडिशा में भी ये लागू की। उड़ीसा भी अगर थोड़ा सा ऐसे नीचे करके जब आओगे तो उड़ीसा भी दिख जाएगा आपको, है ना। तो ये तीनों जगह पे ये व्यवस्था शुरू की गई। आगे क्वेश्चन है, यह पहाड़, आपको ये दिखा देता हूँ। ठीक है, एक है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा इसलिए कहा है क्योंकि ये पर्वत बना हुआ है। ये किसका डायग्राम है? पर्वत का डायग्राम है। ये आप जब बुक्स देखोगे, आप क्लास 7th 8th की जो जियोग्राफी है, लास्ट चैप्टर पे जैसे जैसे आप लास्ट की तरफ जाओगे वहाँ पे आपको दिख जाएगा ये। ठीक है, तो पर्वतीय वर्षा, इसका डायग्राम बना हुआ है बुक्स में जियोग्राफी की। ठीक है, तो ऐसे एक यही नहीं, और भी डायग्राम हैं और भी बनाए गए हैं बुक्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से है, और ये एक पर्वत की शेप है, तो इसीलिए इस पर जो बारिश हो रही है उसको इसलिए इन्होंने नाम दे दिया है पर्वतीय वर्षा, कि जो पर्वत पे बारिश पड़ती है उसको हमने पर्वतीय वर्षा बोल दिया है। ठीक है, तो ये पहाड़ का डायग्राम दिया है, पूछा जाएगा कौन सी वर्षा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का पर्वत बना हुआ है। एनसीईआरटी में ऐसे ही बना हुआ है बच्चों। तो ये पर्वत है और पर्वत पे बारिश हो रही, तो पर्वत और बारिश, तो पर्वतीय वर्षा। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। ये क्या है? ये एक पहाड़ है, नमी हवा ऊपर जा रही है, यानी कि यहाँ से बारिश हो रही है और जो ठंडी ठंडी हवा है वो यहाँ से उड़ के टकराती है पत्थर पे से, यहाँ पे टक्कर लेती है और ऊपर की ओर नमी हवाएं उड़ जाती हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है? इस पर्वतीय वर्षा जिसमें नमी हवाएं ऊपर की ओर जा रही हैं, इसे पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। दूसरा पॉइंट इसी का क्या है? पर्वत पर वर्षा होने के कारण नमी हवाएं ऊपर जाती हैं। ये ध्यान रखना कि पर्वत पे जब वर्षा होती है, क्वेश्चन घुमाने के लिए, क्या कन्फ्यूज़न करने के लिए दे सकता है कि जब वर्षा पर्वत पे होती है तो नमी वाली हवा नीचे दब जाती हैं, तो नहीं, गलत आंसर है। जब पहली बात तो हवा दबती नहीं है ना, वो घूम जाती हैं और उल्टा। तो जब वर्षा होती है तो नमी वाली हवा नीचे नहीं दबती, नमी वाली हवाएं, ये देखो एरो बना रखा है, बुक्स में भी ऐसे ही बना हुआ है, तो ये हवाएं ऊपर आती हैं। तो जो नमी वाली ठंडी ठंडी शीतल सी हवाएं जो महसूस करते हो वो ऊपर की ओर चली जाती हैं। ठीक है, पर्वत पर बारिश होती है, इसी कारण से नमी की जो हवाएं हैं वो टकराते हुए नीचे से ऊपर की ओर, नीचे पे टकराती है और ऊपर की ओर बाउंस करके चली जाती है, ऐसे, है ना, ऐसे ध्यान रखना है। अब है चक्रवाती वर्षा है। चक्रवाती वर्षा, देखो नाम से भी आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। चक्रवाती वर्षा क्या है? ठंडी हवाओं का नीचे व विपरीत में गर्म हवाओं को ऊपर जाने के कारण बादल में चक्र बनता है। चक्रवाती वर्षा मतलब जो बादल में चक्र बनते हैं। बादल में ऐसे ऐसे देखोगे ना, वो एक बादल ऐसे अपने चक्र में चल के घूम रहे होते हैं आसमान में। कभी कभी अगर ध्यान से देखोगे तो कभी कभी दिख ही जाएगा ऐसा, अचानक से तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ अचानक से तो दिखेगा ही, लेकिन ऐसे मतलब देखोगे तो नहीं पता चलेगा, कभी कभी ऐसे होता है। तो चक्रवाती जो वर्षा हैं वो क्या हैं? इसमें बोला है कि जब चक्रवाती वर्षा होती है तो ठंडी हवाओं को नीचे व विपरीत में गर्म हवा, ठंडी हवाएं जो वो नीचे आ जाती हैं, और जो विपरीत हवाएं यानी कि जो ठंडी की विपरीत यानी कि उल्टा गर्म हवाएं जो है वो ऊपर जाने लगती है। इसके कारण क्या है? चक्र बनता है, बादल में चक्र बनता है।
तो इसलिए इसको हमने चक्रवाती वर्षा कहा है। पर्वत में वर्षा होती है तो ठंडी हवाएं ऊपर जाती हैं, चक्रवाती वर्षा होती है तो ठंडी हवाएं नीचे रह जाती हैं। ध्यान रखना है, पर्वत पे हुई तो टक्कर लगेगी पर्वत पे और वो नमी वाली हवाएं ऊपर जाती हैं, लेकिन चक्रवाती वर्षा में ठंडी हवाएं नीचे ही रह जाती हैं, ऊपर नहीं जाती हैं। ध्यान रखना है। फिर ऐसे आपको ध्यान हो जाएगा कि जब चक्रवाती में ठंडी हवा नीचे रहती है तो जान इसका मतलब है कि गर्म हवा ऊपर जाती है। ठीक है, और इसमें सेम इसका उल्टा हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे है, किसने महालवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करी। अब देखो यहाँ पे दो व्यवस्था के बाद तीसरी व्यवस्था। पहली व्यवस्था आपकी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी को किसने लाया? थॉमस मुनरो ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन लाया था? थॉमस मुनरो ने। कौन सी जगह पे लाया था? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कहाँ? दक्षिण भारत में कहाँ? मद्रास में। ठीक है, क्यों आई दक्षिण भारत में पता है ना? क्योंकि ज़मींदारी व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, और रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले किसने स्थापित करा? अलेक्जेंडर रीड ने। उसके बाद आपको दूसरी बंगाल की बात बताई। पहले तो मद्रास की बात थी, अब बंगाल में आ गए हम। तो बंगाल में कौन सी व्यवस्था लाई? स्थायी व्यवस्था। स्थायी व्यवस्था किसके लिए? राजस्व में स्थायी बनाए रखने के लिए। राजस्व व्यवस्था में स्थायित्व बनाए रखने के लिए, कि बार बार वो बढ़ती घटती रहती थी, तो इससे किसानों में विद्रोह की भावनाएं उत्पन्न होती थी कि तुम बार बार घटाते रहते हो, बार बार बढ़ाते रहते हो, ऐसा वाला है। ठीक है, तो स्थायी राजस्व बढ़ाने के लिए जो व्यवस्था थी बंगाल में, वो एक स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कहलाई। किसने शुरू करी? बंदोबस्त प्रणाली। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू करी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने शुरू करी थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब? 1793 में। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक ही जगह स्थायी बंदोबस्त नहीं लगाया। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक जगह नहीं किया था, 3 जगह किया था। ओ में। ओ में। ओ क्या है? ब से बिहार, ब से बंगाल और ओ से ओडिशा। ठीक है, इस तीनों जगह। तो ये दूसरी व्यवस्था हो गई स्थायी बंदोबस्त। पहला रैयतवाड़ी व्यवस्था, दूसरा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। रैयतवाड़ी को थॉमस मुनरो ने लाया, स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया। अब आ जाते हैं हम नीचे वाली व्यवस्था पे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका, किसने महालवाड़ी व्यवस्था या प्रणाली की शुरुआत करी? तो इसका आंसर है हॉल्ट मैकेंजी ने। अब देखो यहाँ पे महालवाड़ी को मैकेंजी महालवाड़ी ठीक है, ये से महालवाड़ी और से मैकेंजी। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना, ये आपको ये नहीं भूलोगे, ये याद रह जाएगा। ठीक है, उसमें ध्यान रखना कि किसान रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी कि किसानी वाली व्यवस्था थॉमस मुनरो ने लाया था। तो बंगाल में कौन थे बच्चे? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, थोड़ा सा माइंड में ध्यान रख के समझोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो माँ से महालवाड़ी व्यवस्था, माँ से मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी पूरा नहीं याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैकेंजी याद रहेगा तो अपने आप कनेक्ट कर जाओगे। महालवाड़ी व्यवस्था को मैकेंजी ने शुरू की, हॉल्ट मैकेंजी पूरा नाम है। माँ से महालवाड़ी में माँ से महा और माँ से मकंजी। ठीक है, ऐसे याद रख लो। गवर्नर विलियम बेंटिक के समय में ये व्यवस्था शुरू हुई। ये व्यवस्था उस समय जो गवर्नर थे, गवर्नर के समय में ये व्यवस्था वहाँ पर आई। ये व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर आई? उत्तर पश्चिमी भारत में, यानी कि जैसे आप कहते हो ना जम्मू कश्मीर और ये हिमाचल वगैरह, इस तरह की अगर व्यवस्था हम देख रहे हैं तो मतलब यहाँ की जो सिर्फ जम्मू कश्मीर, उत्तर भारत का मतलब सिर्फ जम्मू कश्मीर से थोड़ी है हमारा। उत्तर भारत में हमारा जम्मू कश्मीर भी पड़ता है ना। आपकी और भी हैं जो राज्य हैं जम्मू कश्मीर के अलावा वहाँ पे जो आसपास हैं, तो वहाँ पूरे उत्तर भारत में और पश्चिमी भारत में, यानी कि ये जो गुजरात वगैरह है ना, इस सारी व्यवस्था में, राजस्थान वगैरह जगह पे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि महालवाड़ी व्यवस्था आई। महालवाड़ी माँ से महाल, माँ से मकंजी। महालवाड़ी व्यवस्था किसने लाई? महालवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू करी? महालवाड़ी माँ से महाल और माँ से मक्केंजी। महालवाड़ी किसने शुरू करी? मक्केंजी ने शुरू करी। किसके शासनकाल के दौरान ये व्यवस्था आई थी? गवर्नर विलियम बेंटिक के समय ये आई। कहाँ पर ये व्यवस्था आई? उत्तर पश्चिम में। आपने अभी देख लिया कि एक व्यवस्था तो दक्षिण भारत में आई, किसान रैयतवाड़ी व्यवस्था। दूसरा आपको
पूर्वी भारत में दिखी, बंगाल व्यवस्था, ये सारी जो पूर्वी भारत के साइड है ना बंगाल, और बंगाल में जैसे बिहार भी है, उड़ीसा भी है, जो ऐसे करके जब बात है तो उड़ीसा ऐसे दिखेगा आपको, बंगाल इधर दिखेगा, बिहार इधर दिखेगा, तो ऐसे ऐसे करके बना हुआ है। तो ये व्यवस्था पूर्वी भारत की तरफ आई। तो अब बचा आपका दो व्यवस्था तो होगी, दक्षिण हो गई, पूर्वी हो गई, अब बचा उत्तर और पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में कौन सी आई? महालवाड़ी। उत्तर पश्चिम में कौन सी व्यवस्था आई? महालवाड़ी। ठीक है, महालवाड़ी को किसने शुरू करा था? मैकेंजी ने। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षण। वर्षण यानी कि इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है प्रेसिपिटेशंस। ठीक है, वर्षण क्या होता है? बारिश वाला ना, प्रेसिपिटेशन, साइंस में इसको ऐसे पढ़ते हैं आप, इवन सोशल में भी प्रेसिपिटेशन ही लिखा हुआ है और जियोग्राफी में भी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो वर्षण यानी कि प्रेसिपिटेशंस क्या होता है? वर्षण क्या होता है? वर्षण का कारण बादल का आर्द्रता से बहुत भरा होना, जिसके कारण वर्षण होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, वर्षा तो तभी होगी ना जब बादल में भराव होगा। ठीक है, जो कहते हैं ना कि इवोपोरेशन हो रहा है, यानी कि वाष्पीकरण जितना तेज़ी से होगा बादल उतने हैवी होंगे, और बादल जितना हैवी होगा बारिश उतनी जल्दी हो सकती है। तो वर्षण का कारण बादल का आर्द्रता से, यानी कि जो नमीपन होता है ना, ठीक है, मॉइस्चर्स जो होता है ना, नमीपन यानी कि जो एक मॉइस्चर्स होता है, उससे बादल में आर्द्रता, जितना जल्दी यहाँ से मॉइस्चर्स यानी आर्द्रता बादल में बनती है उतनी ज़्यादा बारिश या वर्षा होती है। तो वर्षण का कारण ही क्या है कि बादल में नमी भर गई है, आर्द्रता आ गई है, बहुत ज़्यादा भर गया है बादल में वो, और इसलिए बादल सारा वो पानी बहा देता है भारी होने के कारण। जैसे वो भारी पड़ता है वो सारा पानी नीचे छोड़ देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? संवहनीय। अब यहाँ पे संवहनीय बोलो या इसको ट्रिकली याद रखने के लिए सुहानी हवाएं, संवहनीय वर्षा या सुहानी वर्षा, ऐसे ध्यान रखें। संवहनी वर्षा, सुहानी वर्षा, ऐसे समझने के लिए याद करना है। ठीक है, ठीक है, तो संवहनी वर्षा क्या है? संवहनी वर्षा का एक कारण यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें गर्म हवा ऊपर उठती है। अब जाहिर सी बात है, संवहनी मतलब सुहानी सी हवाएं, आहा सुहानी वर्षाएं आ रही है, वो कहते हैं ना एक इस तरह की बारिश भी कभी कभी होती है जिसमें बहुत सुहाना सा फील होता है। संवहानी, सुहानी, यस, सुहानी सी हवाएं, सुहानी सी वर्षाएं, ऐसे भी याद रख सकते हो बोल करके। संवहनी वर्षाएं कौन सी वर्षा होती है? जिसमें गर्म हवाएं ऊपर उड़ जाती है। अब जाहिर सी बात है, गर्म हवा तो आपके पास है नहीं, तो आप सुहाना ही तो फील करोगे ना, संवहाना, है ना। संवहनी वर्षा यानी कि जिसमें गर्मी होती नहीं है महसूस, क्योंकि गर्म क्या होती है, इस तरह की वर्षा में जो गर्मी होती है वो ऊपर उड़ जाती है। ठीक है, तो गर्मी तो ऊपर गई, अब नीचे ठंडक पड़ी है, सुहाना मौसम बना हुआ है। तो संवहनी वर्षा होगी तभी तो सुहाना मौसम बनेगा। और सुहाना मौसम में क्या गर्म फील करते हो आप? नहीं ना, सुहाने मौसम में ठंडा महसूस करते हो, बिल्कुल कूल सा फील होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि संवहनी वर्षा जब होती है तो गर्म हवाएं सारी वो ऊपर फेंक देता है और नीचे शीतल सा मौसम बना देता है, ठंडा सा मौसम बना देता है। इसलिए हम कहते हैं आहा संवहनी वर्षा आ रही है, सुहानी वर्षा आ रही है, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? 1857 का जो विद्रोह हुआ, जो कि काफ़ी फेमस विद्रोह है, हमेशा पूछा गया है कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पामस्टर्न। ठीक है, पामस्टर्न ब्रिटेन के कौन थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, दूसरा इसका पॉइंट क्या है? भारत के गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? तो भारत के गवर्नर जनरल 1857 की बात हो रही है, 1857 के दौरान के समय में भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? जैसे आपके अब गवर्नर जनरल कोई अलग होंगे, है ना, चेंज हो गए ना अब तो गवर्नर जनरल आपके, है ना। तो भारत के 1857 वाले समय में गवर्नर जनरल तब कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे।
लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, 1857 में भारत का गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो एरो छोटा सा बना के मैंने एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई है कि ये भारत के गवर्नर जनरल ही नहीं थे बल्कि भारत के पहले वायसराय भी थे। तो देखो ये एक व्यक्ति है जो भारत का न केवल गवर्नर जनरल बना बल्कि भारत का पहला वायसराय भी बना। ठीक है, भारत के पहले वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल भी पहले वही थे और वही व्यक्ति वायसराय भी बनाए गए। तो एक व्यक्ति कौन था? कैनिंग। कैनिंग मतलब कनिंग था बहुत, कैनिंग बहुत कैनिंग था, इसीलिए उसने एक नहीं दो दो व्यवस्थाएं अपनाई। कैनिंग इतना कनिंग था, कैनिंग इतना कनिंग था, मतलब कहते हैं ना चालाक था कि उसने एक नहीं दो दो व्यवस्था, एक तो गवर्नर जनरल बना भारत का और भारत का पहला वायसराय भी कहलाया बना। तो ठीक है, कैनिंग से कनिंग याद रखना कि भाई एक कैनिंग बहुत कनिंग था, चालाक था। और कैनिंग कनिंग क्यों था? क्योंकि उसने एक नहीं दो दो व्यवस्थाएं अपना रखी थी, दो दो व्यवस्था को संभाला उसने। गवर्नर जनरल भी था, वायसराय भी बना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में, यहाँ पे लिखा है 1858, ठीक है 58, 1858 में गवर्नर जनरल की पोस्ट समाप्त कर दी गई थी। 1857 का जब विद्रोह हुआ उसके बाद एक साल में जा कर के इस तरह की पोस्ट की, यानी कि अब कोई गवर्नर जनरल नहीं रहेगा। तो इस तरह की जो पोस्ट थी वो हटा दी गई भारत से। नोट में क्या लिखा है देख लेते हैं। गवर्नर जनरल पद को निरस्त करके नई व्यवस्था वायसराय की व्यवस्था शुरुआत की गई। अब उस तरह की जो ब्रिटिश वाली या उस तरह की जो व्यवस्था थी उनको हटा करके एक नई वायसराय की व्यवस्था शुरू की गई जो कि 1858 में ही हुई। देखो 1857 में विद्रोह हुआ, 1858 में गवर्नर जनरल की व्यवस्था हटा दी। गवर्नर जनरल की जो व्यवस्था थी वो हटा करके वायसराय की व्यवस्था लाई गई। ठीक है, वायसराय की व्यवस्था ख़त्म नहीं की गई, गवर्नर जनरल की। कनिंग इतना जो कैनिंग नाम है ना, लॉर्ड कैनिंग, तो कैनिंग को मैंने क्या बोला कि कनिंग से याद रखना कि कैनिंग इतना कनिंग था। क्यों कनिंग था? क्योंकि उसने एक नहीं दो व्यवस्था अपनाई रखी थी, दो व्यवस्था को संभाला उसने। पहला तो गवर्नर जनरल भी बना, उसके बाद वो भारत का पहला वायसराय भी बना। तो वायसराय तो चलो ठीक है, गवर्नर जनरल भी रहा, तो कैनिंग है ना, कनिंग है ना, वो चालाक है ना मतलब। तो जो गवर्नर जनरल वाली पोस्ट थी 1857 के विद्रोह के एक साल बाद में उसको ख़त्म कर दिया कि गवर्नर जनरल कोई नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वायसराय अब रहेंगे। तो वायसराय की व्यवस्था ही 1858 में पूरी तरह से अपना ली गई और 1858 में ही गवर्नर जनरल की पोस्ट को हटा दिया गया। बोला कि गवर्नर जनरल कोई नहीं रहेगा, आप सिर्फ वायसराय रहेंगे। ठीक है, 1858 से शुरू की गई। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम खेती के बारे में। ये खेती से संबंधित क्वेश्चन है। मेक्सिको, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और मलेशिया। ठीक है, मेक्सिको, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और मलेशिया में किसे विभिन्न रूप से ये किसके विभिन्न रूप है? अब यहाँ पे बोला है कि मेक्सिको यानी कि मिल्पा, मेक्सिको ब्रैकेट में मिल्पा है, ब्राज़ील में रोका होगा, इंडोनेशिया को लांग करके, लदांग करके, लाद करके और लांग करके जाने वाले हो। इंडोनेशिया इतना नज़दीक नहीं है, तो इंडोनेशिया में लदांग और मलेशिया में भी लदांग, अगर ऐसे है। ठीक है, इंडोनेशिया और मलेशिया में लदांग है कि अब इंडोनेशिया मलेशिया में लांग करके जाएंगे, लदांग। ठीक है, लांग या लदांग ऐसे करके बोल सकते हो, अपने को समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, तो मेक्सिको में माँ से मेक्सिको, माँ से मिल्पा, मेक्सिको में मिलेंगे, मिल्पा करेंगे, मेक्सिको में मिल्पा करेंगे, मेक्सिको में मिलेंगे, याद रखने के लिए बोला जा रहा है। मेक्सिको में मिलेंगे, मिल्पा मेल मिलाप करेंगे, मिलाप करेंगे, मेक्सिको में मिल्पा करेंगे। ब्राज़ील जाओ तुम्हारा तो रोका हो जाएगा, पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन जिक्र किया हुआ है मैंने। ब्राज़ील में रोका हो जाएगा। इंडोनेशिया और मलेशिया, अब भैया यहाँ जाओगे तो लदांग करके जाना पड़ेगा, जैसे कहते हो छलांग करना, वैसे लदांग
लाद करके और छलांग लगा करके जैसे भी शब्द को आप कनेक्ट कराओ कि इन 2 जगह जाना है तो भैया लाद करके सामान ले जाना पड़ेगा, लदांग कर, ठीक है, ऐसे ध्यान रख लेना। तो ये सारे किसके विभिन्न रूप हैं कि मेक्सिको में मिलेंगे, मिल्पा करेंगे, ब्राज़ील में जाओगे तुम्हारा रोका हो जाएगा, मेक्सिको इंडोनेशिया और मलेशिया में जाएंगे तो भैया इतना लंबा रास्ता है, लाद करके सामान ले जाओ, लदांग, ठीक है, इंडोनेशिया मलेशिया में। तो ये सारे नाम क्या है, मिल्पा, रोका, लदांग। तो इकाइस ये है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि शिफ्टिंग मतलब एक से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हो ना, उसको हम हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरित कृषि, कि एक से दूसरी जगह स्थान बदलते रहते हैं और खेती करते रहते हैं, और जब मौसम समय परिवर्तित होता है तो अपने खेती को जितना उन्होंने किया वो वैसे ही इस्तेमाल करके उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, ताकि आने वाले लोगों को उसका फ़ायदा मिल जाए, जो हमारे बाद पीछे हमारे आने वाले वहाँ पे उनको फ़ायदा मिले। पहले के लोग कितने भले होते थे, अभी के लोग इतने बेकार हैं कि वो सोचते हैं कि सब कुछ हम ही ले जाए। पहले के लोग देखो, ये हम कहते हैं वो आदिवासी जंगल झाड़ी में रहते हैं या ऐसे मतलब पहाड़ पे रहते हैं, गँवार हैं, कुछ नहीं पता उन्हें। असल में वो सबसे ज़्यादा समझदार, असल में वो सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल रहे, क्योंकि वो इतना ध्यान रखते थे, वो समाज में रह कर के समाज का भला चाहते थे। आज हम समाज में रह कर के अपने ही समाज का बुरा करते हैं। जो अच्छे होते हैं उनको हम बुरा ठहराने में लगे रहते हैं हर पूरी कोशिश से, जो बेकार होते हैं उनको हर जगह से तारीफ़, उनकी हर जगह से चटाई करते हो सभी, ऐसा होता है। जो अच्छे होते हैं उनको कोई नहीं मानता है, लेकिन और उनके खिलाफ़ बल्कि और सारे लोग खड़े रहते हैं कि तुम बोलते रहते हो, तुम ये करते रहो। पहले सोचो तो सही, बोला किस वजह से, कारण भी तो कुछ हो सकता है ना। भाई तुम्हारे घर की व्यवस्था, तुम्हारे घर में सब ठीक है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हर घर में ठीक होगा। तुम्हारे घर के बच्चों के पेपर अगर चल रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि उनके घर के बच्चे के पेपर भी चल रहे होंगे। उनके नहीं चल रहे तो वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तुम्हारे घर में चल रहे हैं पेपर तो तुम्हें तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, वो चिल्लाएंगे, किल्लप करेंगे। तो इस वजह से भी लोगों को लगता है कि तुमने बोल दिया, हमारे बच्चों को बुरा लग गया। तो भैया उनमें दिमाग तो होता नहीं है, वो लड़ने सीधा पहुंच जाते हैं। अरे भैया तुम्हारे बच्चे खेल रहे हैं, हमें कोई दिक्कत उससे नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम्हारे बच्चे का पेपर ही नहीं है और हमारा पेपर है, तो मतलब ये नहीं कह रहा कि लड़ाई करनी है, मतलब ये कह रहा हूँ समझ की फ़र्क है। अब तो खैर कितना भी शोर मचा लो, कितना भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लोगों को। अब सब कहीं ना कहीं टाइम निकालते हैं, पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं खेलने वाले खेलते ही हैं, और किसी को बोलने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। सब इतने बददिमाग हैं समाज में कि इंसान कम और जानवर वो ज़्यादा लगते हैं, और जो जानवर है ना समाज में वो इंसान ज़्यादा लगते हैं। ऐसा ही लगता है मुझे तो, कि समाज में जो लोग रह रहे हैं ना वो जानवर ज़्यादा ही बनते जा रहे हैं, और जो जानवर हैं समाज के अंदर घूम रहे हैं, दिख रहे हैं, वो इंसान से भी ज़्यादा समझदार हो गए हैं हर एक काम को लेकर के। वो कितनी समझदारी से रहते हैं, और जो जिनको मिला है सब कुछ वो इतने बददिमाग और बेअक्ल के होते जा रहे हैं लोग, है ना। अपने समाज को बेकार करने में लगे रहते हैं, और अपने समाज में अच्छे लोगों को कदर नहीं करते, और जो बेकार लोग हैं उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, उनके आगे पीछे नाचते रहेंगे और जी हुजूरी करते रहेंगे। लेकिन उन्हीं के भड़कावे में जो अच्छे लोग होते हैं ना उनको नुकसान होता है। इस तरह के लोग जो होते हैं ना, जो बुरे लोग होते हैं, जिनकी हर कोई पूछी पूछी करता रहता है, मतलब पूछता रहता है। जो अच्छे लोग होते हैं ना उनको उन्हीं जैसे लोगों की वजह से परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि वो बेकार लोगों को लोग ज़्यादा वो करते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं, आगे पीछे घूमते हैं, है ना। बेकार लोगों को ही ज़्यादा मान सम्मान मिलता है, अच्छे लोगों को नहीं मिलता है। लेकिन जो और बददिमाग लोग ही ऐसा करते हैं, है ना, समाज में, क्योंकि बढ़ावा आप ही लोग दे रहे हो। तो आप किसी दिन आप जो बढ़ावा दे रहा है किसी अच्छे के खिलाफ़ गलत करने के लिए, किसी दिन आप वही चीज़ें उसी के खिलाफ़ करके देखो, तब आपको पता चल जाएगा कि वो आपका अपना कितना और कितना पराया है। जिस दिन आप बेटा आपको भड़काने वाले जो किसी अच्छे के साथ गलत करने के लिए भड़काते हैं, आपको किसी अच्छे के लिए बुरा बोल करके आपके कान भरते हैं, कभी आप उन्हीं के कान को उन्हीं के तरीके से मोड़ के देख लो, आप ही को मोड़ देंगे वो। तो तब पता चल जाएगा कि वो आपके अपने हैं या वो भला मानुष या वो भला परिवार जो समाज में सही रहना चाहता है वो आपका अपना हो सकता है। तब आपको पता चलता है बेटा, असली में ये बता रहा हूँ बातें।
ये बिल्कुल सच बातें हैं। समाज में अच्छे लोगों के लिए क्या करते हैं लोग, भड़काते ज़्यादा हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छे बनती है, बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, हैं ये बोलते हैं। और वो जो सही के लिए बोल रहे हैं ना, वही लोग ऐसे नीच लोग होते हैं समाज में, जो सही को बोलने वाले लोगों, जो सही बोलने वाले लोग होते हैं ना, उनके खिलाफ़ गलत गलत चीज़ों को भरते हैं बाकी पड़ोसियों में, बाकी लोगों में। और वो क्या करते हैं, उन्हीं चीज़ों को वो गलत मानने लगते हैं, और फिर वो अच्छे लोगों को गलत मानने लगते हैं, और जो गलत, जो उनको भड़का रहा है, वो उन्हें सही मान बैठते हैं। और फिर ऐसे ही गलत लोगों को समाज में बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, तो ये नहीं करना होता है। दिमागदार हो तो समझ के रहा करें। ठीक है, मैंने अभी बताया कि हर किसी की अपनी समस्या है, तो ये नहीं कि मेरे घर में कुछ नहीं दिक्कत है तो इसका मतलब दूसरे के घर में भी दिक्कत नहीं होगी और हम दूसरों को दिक्कत और दे दें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। तो ये लोग नहीं समझते और ये लोग गलत लोगों का साथ देते हैं, और गलत लोग और समाज में बढ़ जाते हैं, बढ़ावा मिल जाता है। तुम जैसे जो लोग होते हैं, जो हम जैसे समाज में जो लोग हैं, हम लोगों को ये, तुम जैसे लोग और हम जैसे लोगों को ही देखना होता है ना। तो ये चीज़ें नहीं करनी होती है। समझ का इस्तेमाल करो। दिमाग क्यों दिया है भाई तुम्हें, इंसानी रूप क्यों मिला है। बेअकल अगर बनना ही था तो फिर कुछ और ही बन जाते, फिर तो तुम्हारे का कंपैरिजन ही नहीं होता, है ना। खैर छोड़ो, ये तो हो गई अलग ही दुनिया की बात। कम टू द पॉइंट। उत्तरी पूर्वी भारत में झूम खेती के नाम, उत्तर से लेके पूर्वी भारत में झूम खेती के क्या क्या नाम हैं वो देख लेते हैं। तो मिल्पा कृषि मेक्सिको, अभी मैंने बताया ना मेक्सिको में मिलेंगे, मेक्सिको माँ, मिल्पा माँ, मेक्सिको में मिलना है। फिर रोका करेंगे हम ब्राज़ील में जा कर के। अब लड़का एक दूल्हा और एक दुल्हन की बातें हो रही है यहाँ कि अब भैया तुम्हारी शादी तय हुई है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है शादी तय हो गई तो अब चलो कहीं मिलते हैं। फिर जनरली उल्टा ही होता है, लेकिन मैं फिर भी सीधे तरीके से बोल रहा हूँ आपको कि आपके आसपास किसी की शादी तय हो गई और उन्होंने बोला कि अच्छा चलो अब शादी तय हो गई तो अब मिल सकते हैं ना, अब तो कोई डर नहीं है ना, शादी हो गई तय, सब कुछ हो गया है। ठीक है, अंगूठी हेर फेर हो गई, मतलब हेर फेर नहीं, मतलब अदल बदल कर ली है, सगाई हो गई है, शादी की बात सब कुछ हो चुका है। ठीक है, तो अब कहीं मिलते हैं। तो उन्होंने बोला मिलाप तो करेंगे, लेकिन मिलाप तो मेक्सिको में ही होगा, मिल्पा मेक्सिको। ठीक है, फिर रोका आपका कहाँ तय करने की बात हो रही थी, ब्राज़ील में करेंगे। भैया इतने अमीर लोग हैं, देख लो, ये मिलाप करेंगे, मिलाप करेंगे मेक्सिको में और रोका करने जाएंगे ब्राज़ील में। भैया ये बहुत रईस परिवार है भैया, ये तो बहुत रईस है ये लड़का तो, लड़की भी है। खैर अच्छी बात है, जिनके पास है वो यूज़ कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार होते हैं। जिनके पास है वो अपनी चीज़ों को खुशी से कर रहे हैं, जिनके पास जितना है, जिसके पास नहीं है वो भी अपनी चीज़ों को अपने जितना हो सकता है उतने के हिसाब से अपनी खुशी को जाहिर करता है। तो हर किसी की खुशी खुशी ही होती है। किसी के पास ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा दिखा के खुशी जाहिर होती है उसकी, जिसके पास कम है वो कम में भी खुश रहते हैं और कम में भी गुजारा कर जाते हैं लोग। ठीक है, तो आगे देखते हैं लदांग कृषि कहाँ पर होती है, मेक्सिको के अलावा। मेक्सिको में तो आपने मिल लिया, रोका आपने ब्राज़ील में कर लिया। अब लदांग लद के कहाँ जाओगे सारे लेकर के चीज़ों को, इंडोनेशिया और मलेशिया में। तो 2 जगह जाना है भैया, इसलिए तो लाद के ले जाना है, इंडोनेशिया और मलेशिया। देखो पेपर में जब 2 नाम एक साथ आ जाएंगे ना कि दोनों जगह में कौन सी, देखो सब में तो एक एक नाम है, मेक्सिको में माँ से मेक्सिको, माँ से मिल्पा, ब्राज़ील में जाएंगे रोका कर लेंगे। अब लदांग रह गए तो लदांग के लिए एक नाम नहीं 2 नाम है। तो ये ध्यान रखना पेपर में, और वैसे भी कंफ्यूज नहीं होगे कि मलेशिया में जाओ या इंडोनेशिया में जाओ, जाना आपको दोनों जगह का डिसाइड किया है तो 2 जगह जाओगे तो सब कुछ लाद के ले जाओगे। ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए, लादांग सब लाद के ले जाओगे। ठीक है, सब लाद के ले जाओगे हम। और कहाँ ले जाएंगे, इंडोनेशिया भी जाएंगे और मलेशिया भी। तो 2 दिन तो नहीं है जाएगा पॉसिबल, हम यहाँ पे काफ़ी टाइम लगाने वाले हैं और 2 जगह जाएंगे, इसलिए सब कुछ लाद लो पहले, ऐसे याद रखोगे। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार, पेनिसुलर प्लेट जिसको हम कहते हैं, कहाँ पर है ये,
दक्षिण भारत में स्थित है। प्रायद्वीप पठार कहाँ पर है? प्रायद्वीप पठार दक्षिण भारत में स्थित है। क्यों इम्पोर्टेंट है इसका पॉइंट देख लेते हैं। यह है त्रिभुजाकार आकार की है। तो प्रायद्वीप पठार कैसी है? त्रिभुजाकार जैसी बनी हुई है। ऐसे करके ऐसे बोल लो या जैसे भी त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। दक्षिण भारत में प्रायद्वीप पठार है। पेनिसुलर पठार कहाँ पर है? पेनिसुलर प्लेट दक्षिण भारत में है, जिसको हिंदी में हमने प्रायद्वीप पठार बोला है। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। कैसे आकार के? त्रिभुजाकार के। तो कौन सी पठार त्रिभुज आकार की है? त्रिभुजाकार की पठार है कौन सी? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप पठार यानी कि पेनिसुलर, ठीक है। कोयले और लोहे अयस्क की प्रचुरता भी यहाँ पाई जाती है। तो प्रायद्वीप में प्रायद्वीप में प्रचुरता पाई जाती है कोयले की और लोहे अयस्क की, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस जब जैसी तैयार होगी वो अपलोड हो जाएगी और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ही आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।